सबको प्रेरणा दे रहे हैं डॉक्टर अनुराग जी कि भाई ये सिंथेटिक दवाइयाँ छोड़ो, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, सब छोड़ करके प्रकृति को अपनाओ, संस्कृति को अपनाओ। जी डॉक्टर साहब, और आप कपालभाति अनुलोम विलोम करो ना बेटे बेटे। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम पिछले कई दिनों से एक्चुअली कई हफ्तों से बात कर रहे हैं सिंथेटिक मेडिसिन के बारे में, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, और कैसे वो दवाएं हमारे शरीर में काम करती हैं और लंबे समय के इस्तेमाल से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आते हैं। स्वामी जी, हमने वो देखा, हमने डायबिटीज़ के बारे में देखा, हमने देखा हाइपरटेंशन के बारे में, हमने देखा कि कौन कौन से दवाइयाँ यूज़ होती हैं डिस्लिपिडीमिया के लिए, बुखार के लिए, अलग अलग कारकों के लिए, और उनके लंबे समय से इस्तेमाल से कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, हमने वो भी देखा। और उसके साथ कंपैरेटिव देखा कि जो नेचुरल हर्बल मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, उनके वही ट्रीटमेंट बेनिफिट्स बगैर किसी साइड इफेक्ट के कैसे आते हैं। अब उसी श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाएंगे स्वामी जी, और आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट एक ऐसी पुरुषों की बीमारी है जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बहुत परेशान करती है, और उसके लिए सिंथेटिक वर्ल्ड में बहुत सारी दवाइयाँ खाई जाती है और लगभग जिंदगी भर ही खानी पड़ती हैं। उसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे प्रोस्टोग्रिड की, जो आयुर्वेद की पहली औषधि है जो प्रोस्टेट की तरफ डायरेक्टेड है, उसकी तरफ डिजाइंड है, उसके लिए फॉर्मुलेटेड है। और वो जो इम्पैक्ट उस मेडिसिन का आता है, जो अलग अलग मॉडल्स में हमने टेस्ट किया, कुछ इन विट्रो बायोलॉजी के थ्रू, मतलब कि सेल बायोलॉजी करके देखी, कई कुछ हमने एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि किस तरीके से वो औषधि काम करती है। तो हम शुरुआत करते हैं आयुर्वेद एंड होलिस्टिक हेल्थ, प्रोस्टोग्रिड के बारे में। तो प्रोस्टेट को अगर हम समझें, जो हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अखरोट की साइज की ग्लैंड है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ठीक आगे होती है। इसका वजन लगभग 30 ग्राम के लगभग होता है, और ये हमारे पुरुष जनन तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बेसिकली जितनी भी हमारी यूरिन पास होती है वो एक ट्यूब के थ्रू बाहर निकलती है, और वो ट्यूब की चारों तरफ ये ग्लैंड होती है जहाँ मेरा भी कर्सर है। और इसका जो काम है वो ऑफ कोर्स सीमेन प्रोडक्शन है, स्पर्म्स को सपोर्ट देना है, इजैकुलेशन को कंट्रोल करना है, और रेगुलेट भी करना है कि हम कितना और कब यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आप देख रहे हैं, ये जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ है, उसको ठीक नीचे ये ग्लैंड है। और अगर ये ग्लैंड थोड़ी सी मोटी हो जाए, इसमें सूजन आ जाए, तो उसकी वजह से ये जो पाथ है, ये जो मार्ग है, इसके अंदर संकुचन हो जाता है और यूरिनेशन में दिक्कत पैदा हो जाती है। और ऐसा लगता है कि हर वक्त कि हमें अभी टॉयलेट जाना ही है, पर जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते, और हमेशा वैसी फीलिंग रहती है। रात में कई बार आंख खुल जाती है और जो जिंदगी है उसमें थोड़ा सा अवरोह पैदा हो जाता है, जो नॉर्मेलिटी है वो थोड़ी सी खराब होने लगती है। अब इस बीमारी को बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, शॉर्ट में BPH। ये प्रोस्टेट का कैंसर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड का बड़ा होना है। तो आप देखिए यहाँ जो एक और स्कीमेटिक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें मूत्र भरा हुआ है, और ये नॉर्मल प्रोस्टेट है और ये नॉर्मल रास्ता है जहाँ से बाहर निकलते हैं। पर अगर ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाए, तो आप देखिए जैसे यहाँ बढ़ गया है, तो ये जो मार्ग है ये संकुचित हो जाता है और यूरिन बाहर नहीं आ पाती, चाहे कितना भी प्रेशर ब्लैडर से लगा रहे हो। तो फिर इसके अंदर यूरिन भर जाती है, मूत्र वहाँ जमा हो जाता है, और फिर दिक्कत होती है। ताकत लगाने के बावजूद भी यूरिनेशन में दिक्कत आती है। ये जो प्रोसेस है इसी को BPH कहते हैं, और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसके होने के रिस्क बढ़ते जाते हैं। पर ये कैंसरस नहीं है, इसका ये कैंसर की तरह नहीं देखा जाता, इसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ केस में तो स्वामी जी आप देखेंगे ये जो प्रोस्टेट लगभग 30 ग्राम का है, ये दूना तिगुना तक बढ़ जाता है, 120 ग्राम तक पहुंच जाता है, और तब बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर लगता है कि हम ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा। तो जो BPH के रिस्क फैक्टर हैं, मतलब ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसके कारण कौन से हैं। एज स्वामी जी इसका एक बड़ा फैक्टर है। 40 साल की उम्र के बाद पुरुषों में इस बीमारी के होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, पिताजी को, दादाजी को, नाना जी को, मामा जी को अगर ये दिक्कत नहीं हो, तो पुरुषों में ऐसे चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी एक बड़ा कारण है, जो लोग ओबेस हैं, थोड़े से ज़्यादा खाए पिए घर के हैं, उनको ये दिक्कत बढ़ती है। जिनको हार्ट और सर्कुलेटरी डिजीज़ का प्रॉब्लम है उनको
दिक्कत ज़्यादा होती है। और एक बड़ा कोफैक्टर टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो जिन लोगों को हाई ओबेसिटी है, हार्ट एंड सर्कुलेटरी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ भी साथ में एक तरीके से कनेक्टिव डिजीज़ के तौर पे भी साथ साथ आने लगती है, क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। तो डायबिटीज़ के साथ साथ जिनको इश्यूज़ हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की, जो घूमने फिरने कम जा रहे हैं, जिनका डेस्क जॉब ज़्यादा है, उन लोगों को ये दिक्कत आती है। और जो जनन तंत्र की और भी दिक्कत है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो भी इसी बीमारी को जन्म देता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स फेयरली सिंपल हैं। जो यूरिनेशन है वो पूरा नहीं हो पाता। जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी वजह से मूत्र मार्ग में संकुचन आ जाता है और यूरिनेशन पूरी नहीं हो पाती। अर्जेंसी जैसी फीलिंग आती है, नॉक्टूरिया रहता है, मतलब रात में उठ के कई बार जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इन सब की वजह से इरिटेशन हो जाती है, इसलिए इनको इरिटेटिव सिम्टम्स कहते हैं। और दूसरा जो इसकी जब दिक्कत और बढ़ती है, फिर वो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम बन जाते हैं, मतलब कि यूरिनेशन की शुरुआत करने में ही डिफ़िकल्टी हो जाती है। यूरिनरी सिस्टम और जो उसकी स्ट्रीम है, जो धार है, वो कमज़ोर हो जाती है, कपड़े खराब होने लगते हैं, ड्रॉप्स आते रहते हैं और कभी भी ब्लैडर को पूरा खाली नहीं कर पाते हैं। अब समझिए इसका फिर एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है। जब चूंकि यूरिन सिस्टम में भरी रहती है तो वहाँ पर फिर बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं और फिर बैक्टीरिया के ज़्यादा बढ़ने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये है तो एक छोटी सी, एक तरीके से आप कहें ये प्लम्बिंग आर्टिफैक्ट है। जैसे घर में पाइप वगैरह चोक हो जाते हैं, वैसा ही कुछ है और प्लम्बिंग की दिक्कत ही है ये। पर लेकिन ये अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे लाइफस्टाइल पे तो फर्क पड़ता है, इन्फेक्टिव डिजीज भी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए ये जो बीमारी है, इसके लिए सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथिक ड्रग्स में क्या क्या यूज़ किया जाता है। और समझिए 5 बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं उन दवाइयों की जो इस काम के लिए दी जाती हैं। और जब पहली बार रोगी जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो इन्हीं से किसी एक से शुरुआत होती है और ये दवाइयाँ लगभग ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं और इनके पाथवे हैं वो अलग अलग है। आज हम हर 5 पाथवे को अलग अलग तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से ये दवाइयाँ काम करती हैं और अगर इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से आते हैं, एडवर्स इफेक्ट कैसे आते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे स्वामी जी कि जिन बायोलॉजिकल सिस्टम को, जिन बायोलॉजिकल इवेंट्स को ये दवाइयाँ कंट्रोल करती हैं, वो ही बायोलॉजिकल सिस्टम और इवेंट प्रोस्टोग्रिड कंट्रोल करता है। और प्रोस्टोग्रिड के जो अपने ट्रीटमेंट बेनिफिट्स हैं हम समझिए वो देखेंगे और एक कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे कि प्रोस्टोग्रिड की अपनी एफिकेसी कैसे आ रही है, उसके साइड इफेक्ट की कौन सी वाली बात है और जो साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट इन सिंथेटिक ड्रग्स के हैं वो कौन से हैं। तो समझिए ये देखिए जो 5 ड्रग क्लासेस हैं, जो सबसे पहले जहाँ मेरा कर्सर है इसको हम अल्फा-1 ब्लॉकर कहते हैं। तो अल्फा-1 एक एंड्रोजेनिक एंटागनिस्ट जो पाथ है उसकी तरफ जाता है और ये 2 ड्रग्स हैं जिनके नाम काफ़ी लोगों ने सुने भी होंगे। ये जो एल्फुजोसिन है इसके बारे में काफ़ी लोग इसका सेवन भी करते हैं, ये इसी क्लास में आती है। दूसरी ड्रग की क्लास बीटा-3 एडिनोड रिसेप्टर हैं जो बीटा-3 एगनिस्ट हैं, जो बेसिकली उस रिसेप्टर को ज़्यादा खोल देते हैं ताकि मूत्र का जो संचरण है वो थोड़ा सा अच्छा हो पाए। और उसके बाद जो बहुत फेमस वन है PD5 इनहिबिटर्स, जो बहुत सारे और कामों के लिए लिए जाते हैं पर उसका इस्तेमाल भी यहाँ किया जाता है। और उसके बाद आते हैं मस्करिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट MRAS, इनका भी सेवन स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और ये भी जो हमारा ब्लैडर है उसको रिलैक्स करते हैं। तो जो एक तरीके से एक और बीमारी है स्वामी जी जिसका नाम है हाइपर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम, कि जो ब्लैडर है वो हाइपर एक्टिव रहता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनका इस्तेमाल BPH में भी किया जाता है। और जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है 5-अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर, फिनेस्ट्राइड, यही ड्रग है जो इसी के तहत आती है। हमने स्वामी जी इसी ड्रग के साथ प्रोस्टोग्रिड को कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर यूज़ किया और देखा कि प्रोस्टोग्रिड के जो अपने इम्पैक्ट थे वो कैसे थे और इस ड्रग के इम्पैक्ट कैसे थे। अब स्वामी जी हम एक एक करके देख रहे हैं कि ये दवाइयाँ जो 5 बड़ी बड़ी फैमिली हैं वो काम कैसे करती हैं। तो जो अल्फा-1A ब्लॉकर है वो जो दवा है वो कैसे काम करती है। तो स्वामी जी इसका जो काम करने का तरीका है वो फेयरली सिंपल है। ये जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है प्रोस्टेट के अंदर, ब्लैडर के नेक के अंदर और यूरेथ्रा की वजह से, जिसकी वजह से जो यूरिनरी रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और इम्प्रूव यूरिन फ्लो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है ये तो बेसिकली क्या कर रही है कि जो हमारे मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर रही है। पर इसके एडवर्स इफेक्ट
इफेक्ट भी आते हैं स्वामी जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरे बॉडी में मसल्स वहाँ ही नहीं है, और जगह भी हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है। मतलब जैसे लोग जो सो के उठ के खड़े होते हैं अचानक से, उनको चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है, क्योंकि उस दौरान इस दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट की वजह से जो और मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड जो है ब्रेन तक सही मात्रा में पहुंच नहीं पाता, तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तब स्वामी जी इसका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आप ये दवा खा रहे हो तो जब सुबह उठो तो हल्के हल्के उठो, झटके से मत उठो, उठ के पहले बैठ जाओ, थोड़ी देर बेड पे बैठे रहो, उसके बाद एक पैर लटकाओ, फिर दूसरा पैर लटकाओ, और जब 2 मिनट ऐसे हो जाएं उसके बाद खड़े हो, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो अच्छे तरीके से रेगुलेट हो जाए और ब्रेन तक सही मात्रा में ऑक्सीजन खून पहुंच पाए। तो ये उसका एक बड़ा एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा स्वामी जी, नेजल कंजेशन के साथ साथ हेडेक भी है, और कुछ लोगों को इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जो पुरुषों की अपनी और समस्याएं हैं। जो दूसरी ड्रग है जो बीटा 3 एगनिस्ट है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। इस दवा का काम करने का तरीका लगभग वैसा ही है, पर ये ब्लैडर को रिलैक्स करता है ताकि वो यूरिन को ज़्यादा होल्ड कर पाए और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। एक तरीके से आप ये समझें कि अगर हम एक गुब्बारे को समझें जिसमें हमें हवा भर के उसे फुलाना हो, तो अगर गुब्बारा अच्छी क्वालिटी का हो तो वो ज़्यादा और फूल जाता है। वैसे ही स्वामी जी कुछ यहाँ करते हैं कि ये जो दवा है ये ब्लैडर को एक तरीके से गुब्बारे के तौर पर माने आप, तो वो स्ट्रेच ज़्यादा हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो कम हो जाती है और अर्जेंसी भी कम दिखने लगती है, तो यूरिनरी सिम्टम्स भी थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। पर इसके भी एडवर्स इफेक्ट समझिए कुछ ऐसे ही हैं, हेडेक्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, यूटीआई होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और हाइपरटेंशन भी इसी की वजह से होने के रिस्क देखे गए हैं। जो तीसरा पाथ है जो मस्करनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, MRAS है, ये भी कुछ ऐसी दवाई है जो जनरली BPH के लिए तो नहीं बनाई गई थी, पर ये ओवर एक्टिव ब्लैडर, हाइपर एक्टिव ब्लैडर सिम्टम के लिए बनाई गई थी, पर उसका इस्तेमाल भी यहाँ किया जाता है, और ये भी ब्लैडर की मसल्स को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से अर्जेंसी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पर ये एनलार्ज प्रोस्टेट को एड्रेस नहीं करता। मतलब जो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, पर जो उसके सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने में, उनसे बेनिफिट पाने में ये दवा काम करती है। जैसे स्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि सिंथेटिक वर्ड की बहुत सारी दवाइयाँ बीमारियों के सिम्टम पर काम करती हैं, उनके जो सिस्टमिक इश्यूज हैं उनके बारे में कम काम करते हैं, जबकि जो नेचुरल मेडिसिन हैं, हर्बल ड्रग्स हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, वो सिम्टम के साथ साथ सिस्टम को भी ठीक करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो मेडिसिन है ये एक सिम्टमेटिक रिलीफ तो दे रही है, पर जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में कम एड्रेस करती है, पर इसके एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं। हर एक इन्हीं दवाओं के एडवर्स इफेक्ट तो है ही, एक तो यूरिनरी डिटेंशन के साथ साथ कुछ लोगों को गैस्ट्रिक डिटेंशन भी बन जाता है। मतलब जो खा रहे होते हैं वो पेट में बहुत देर तक रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, और कुछ उसकी दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाती हैं। और चूंकि ये मसल्स को रिलैक्स करता है, तो जहाँ जहाँ भी मूवमेंट हैं, एक बड़ा मूवमेंट हमारे आंतों के अंदर होता है, जो हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत हैं वो एक मूवमेंट के थ्रू जाती हैं, जिनको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना आगे बढ़ता है, और वो जो खाना आगे जाके कन्वर्ट होता है मल में, वो भी आगे इसी रास्ते से बढ़ता है। पर अगर वहाँ के मूवमेंट कम हो जाएं तो समझिए क्या होगा कि जो मल है, जो फीकल मैटर है, वो एक जगह कंपैक्ट हो जाता है और कब्ज बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, और लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो वो समझिए दिक्कत और बड़े रूप से बढ़ जाती है। तो ये भी इन्हीं दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देता है। अब समझिए हम बात करें इन बीमारियों की जिनके बारे में हम कह रहे थे, जिनकी जहाँ दिक्कत प्रोस्टेट की है, BPH की है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आप देख रहे हैं एलोपैथिक सिस्टम्स के जो अपने लिमिटेशंस हैं, मतलब कौन कौन से इश्यूज हैं सेफ्टी के अलावा, वो ये हैं कि ये ड्रग जो यूज़ करती हैं ये सिम्टम को यूज़ कर रही हैं, सिम्टम पे ही अटैक कर रही हैं, जो अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पाती, और जैसे ही दवा रोकी जाती है समझिए वैसे ही बीमारी दोबारा सरफेस पे आ जाती है। तो ये भी एक तरीके से चेक एंड बैलेंस जैसा काम रहता है। तो अगर हम बीमारी के रूट कॉज
को अटैक करें, उसको रेगुलेट करें तो बीमारी से लड़ने में हमें अच्छी सुविधा मिलती है। और लॉन्ग टर्म यूज सिंथेटिक ड्रग्स के हम करते हैं तो उनकी वजह से एडवर्स इफेक्ट तो हैं और समझिए वो सीरियस एडवर्स इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है। और समझिए कुछ केसेस में अगर जो सिंथेटिक वर्ड की एक दवा है जो मैं आपको पहले बता रहा था 5-ARI, समझिए उसके लंबे समय के इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट के अंदर कैंसर भी देखे गए हैं, जो एक उसके बड़े कंसर्न की तरफ इशारा करता है। और जो लास्ट वाली बात है और जो बहुत इफेक्टिव बात है हमारे देश के लिए भी, कि ये जो दवाइयाँ हैं इनका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये दवाइयाँ महंगी आती हैं और महीने भर का इनका बिल 5-6 हज़ार रुपये तक का भी जाता है और वो ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं, क्योंकि ये अंदर से बीमारी को ठीक नहीं कर रही होती हैं। समझिए ये बिजनेस मॉडल भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। पर अगर आप देखें जो हमारी नेचुरल मेडिसिन है, जो हर्बल ड्रग्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो हम यहाँ देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ भी हमारे पास हैं, ये जो प्रोस्टोग्रिड है ये समझिए नेचुरल है, सेफ है, किसी भी टॉक्सिन से फ्री है, जो बीमारी का रूट कॉज है उसको एड्रेस करता है। और समझिए इसके अंदर कुछ ऐसे फॉर्मुलेटिक कंपोनेंट भी हैं जो पूज्य स्वामी जी ने, श्रद्धेय आचार्य जी ने फॉर्मुलेट किए हैं कि उन दवाइयों का इम्पैक्ट एंटी माइक्रोबियल भी है। मतलब अगर कहीं बैक्टीरिया भी कहीं आ जाता है जो यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, समझिए वो भी इन्हीं दवाइयों से ठीक हो जाता है। तो जैसे पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि हमारी जितनी ये औषधियाँ हैं ये अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं, एंटी एजिंग भी हैं, और जो पूरा प्रोसेस है पूरे सिस्टम को ठीक करने का वो स्वामी जी करते हैं। यूटीआई एक जो बड़ा प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बीपीएच होता है उसको भी साथ साथ ये दवाइयाँ ठीक कर लेती हैं, बीपीएच का सिस्टम ठीक करती हैं स्वामी जी, अफोर्डेबल हैं, सस्ती हैं और अच्छी हैं। स्वामी जी कभी कभी लोग ऐसा मानते हैं जो सस्ती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती। स्वामी जी ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बेनिफिट्स हमें देती हैं और इनको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोपैथ का एक तो साइड इफेक्ट ये कि दीर्घ काल तक उनको खाते रहिए, पैसा भी अधिक और उससे स्वास्थ्य की हानि। हाँ समझे, तो हर तरफ से एक आप ज़्यादा पैसा खर्च करके बीमारी को सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, और जब लंबे समय तक खा रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट भी आ रहे हैं। तो तीनों तरफ से उसमें दिक्कत स्वामी जी बढ़ती है, बीमारी नीचे नीचे हल्के हल्के बढ़ती रहती है। वो एक चौथा कारण भी बन जाता है कि वो दवाई फिर काम करना बंद कर देती है, फिर किसी और दवाई पे शिफ्ट करते हैं, उस दवाई के स्वामी जी को नए साइड इफेक्ट आते हैं, तब उसके लिए तीसरी दवाई शुरू की जाती है, तो पूरा एक साइकिल स्वामी जी चलता रहता है। तो इसलिए जो नेचुरल मेडिसिन हैं जो नेचर ने बनाई हैं, जो हर एक तरीके से हमारे लिए सेफ भी हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो बीमारियों पे काबू पाते हैं और उसके साथ साथ जो उसका अंडरलाइंग इफेक्ट है वो भी ठीक होता है। तो समझिए ये सब जो बात मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जो साइंटिफिक एविडेंस है स्वामी जी, वैलिडेशन है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे कि प्रोस्टोग्रिड काम कैसे करती है। प्रोस्टोग्रिड के अंदर स्वामी जी जो उसके कंटेंट हैं, चंद्रप्रभा बटी है, मंडूर भस्म है, लो भस्म है, शिलाजीत है, शुद्ध गूगल है, टोमेटो का एक्सट्रैक्ट है, टमाटर का स्वामी जी एक टमाटर के छिलके में कंपाउंड होता है लाइकोपीन, हम लोगों ने उसको एनरिच करके इसके अंदर डाला है जो हमारी प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा करता है। और समझिए ऐसा कहा भी जाता है कि ऐसे रोगी, ऐसे पुरुष जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत है उन्हें टमाटर का सेवन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं। और समझिए इसके अंदर गोखरू है जो कि मूत्रल है जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस हमारा ठीक रहता है, और पुनर्नवा है जो एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट है। तो समझिए हमने एक्सपेरिमेंट करे कैसे, हमने समझी एनिमल्स के अंदर, चूहों के अंदर काम किए और एसडी रैट्स, मतलब जो रैट्स हैं उनके अंदर हमने 2 हार्मोन दिए। हमारे शरीर में जो पुरुषों वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और जो महिलाओं वाला हार्मोन को कहा जाता है ईस्ट्राडियोल, इनका एक अनुपात बना रहता है। वो अनुपात अगर खराब हो तो समझिए बीपीएच जैसे सिम्टम पैदा हो जाते हैं। तो हमने उसी अनुपात को अलग तरीके से खराब किया इन एनिमल्स के अंदर, एक तरीके से बीमारी को इंड्यूस किया, बीमारी को पैदा किया। इन एनिमल्स को जनरली ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ये बहुत ही स्टेबल, बहुत ही क्लीन बैकग्राउंड के एनिमल्स हैं। इनके अंदर जब समझिए हम ये बीमारी इंड्यूस करते हैं और उसके बाद हम देना शुरू करते हैं दवाई, कौन सी वाली, प्रोस्टोग्रिड, और साथ में समझिए सिंथेटिक बड की दवा जो आपको पहले बता रहा था फिनेस्टराइड, समझिए वो देते हैं और वो उसको हम ऐसे पैरेलल कंपैरिजन करके देखते हैं। और लगभग 36 दिन का एक्सपेरिमेंट होता है कि 36 दिन के बाद प्रोस्टेट की हालत कैसी है उसको हम अगर बाहर निकाल के देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, हिस्टोपैथोलॉजी करके देखें और जो अलग अलग मार्कर्स हैं उन पे काम करके देखें तो समझिए कैसा दिखाई देता है। हमने वो देखा और कंपैरेटिव देखा कि प्रोस्टोग्रिड का रिस्पॉन्स कैसा था और इस जो सिंथेटिक बड की दवा है उसका रिस्पॉन्स
कैसा था और किन बायोलॉजिकल पाथवे को इस्तेमाल करके वो चीज़ें मॉडिफाई हो रही थी। तो समझिए अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इन एनिमल्स के प्रोस्टेट हैं जो हमने आइसोलेट किए हैं। समझिए प्रोस्टेट ये है जहाँ अभी मेरा कर्सर है, ये सेमिनल वेसिकल है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्योंकि हम एनिमल्स को सेक्रीफाइस करके निकाले हैं तो यूरिनरी ब्लैडर तो ऑलरेडी खाली हो चुका है। और देखें स्वामी जी, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है। ये डिजीज कंडीशन देखें स्वामी जी कितना बढ़ गया है, ये लगभग 2.5 गुना तक ज़्यादा भारी और मोटे हो गए हैं। और ये स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की दवा का इम्पैक्ट है, जहाँ आपको थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है। और यहाँ देखें स्वामी जी, ये प्रोस्टोग्रिड के 4 अलग अलग डोज हैं, 20, 60, 200 और 600 मिलीग्राम पर केजी। हमने अलग डोज इसलिए लिए हैं ताकि हम ये देख पाएं कि दवा का इम्पैक्ट कहाँ से आना शुरू होता है। और जानबूझ के स्वामी जी बहुत ही कम मात्रा भी हम दवा के देखते हैं ताकि हमें एक डोज डिपेंडेंसी दिखे कि किस डोज पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो स्वामी जी ये देखिए, ये कम डोज है, ये थोड़ी सी ज़्यादा डोज है और ये ह्यूमन डोज के आसपास स्वामी जी हम पहुँच रहे हैं। तो आप देखें जैसे जैसे स्वामी जी डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप देखिए ये जो साइज है प्रोस्टेट का, जो पहले इतना बढ़ गया था बीमारी की वजह से, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाता है। ये एक बड़ी वाली बात थी, हमने पहली बार दिखाया कि एक हर्बल मेडिसिन में ऐसी कैपेबिलिटी है जो प्रोस्टेट को ऐसे रेगुलेट कर सकती है। समझिए, थैंक यू समझिए। इसको हम क्वांटिफाई करें और देखें पूरे ग्रुप में कितने चेंजेस हैं, क्योंकि हर ग्रुप में समझिए 10-10 एनिमल होते हैं। आपने जो देखा वो एक सिंगल एनिमल का डेटा था। यहाँ जब आप इसको कंबाइन करके देखते हैं कि ये जो नॉर्मल वेट है प्रोस्टेट का, वजन कितना है, ये स्वामी जी नॉर्मल कहानी है। ये लाल रंग का देखिए बीमारी की वजह से बढ़ा हुआ है। और ये देखें स्वामी जी 4 अलग अलग डोजेस पे डोज डिपेंडेंट तरीके से ये वजन कम हो जाता है। ये बात कर रहे हैं वेंट्रल प्रोस्टेट की, जो नीचे वाले प्रोस्टेट है, और ये उसके ऊपर वाला का जो टोटल हिस्सा है वो भी देखें स्वामी जी टोटल प्रोस्टेट में भी आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया था, जो हाइपरप्लेशिया वहाँ हो गया था, वहाँ स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक हुआ। और जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है फिनेस्ट्राइड, स्वामी जी जो पर्पल कलर का बार है, आप देखें स्वामी जी ये उसका रेस्पॉन्स है। और आप देखें इसके मुकाबले प्रोस्टोग्रिड का रेस्पॉन्स कहीं भी कम नहीं है, कहीं भी इंफीरियर नहीं है। हमें स्वामी जी नॉन इंफीरियर रेस्पॉन्स प्रोस्टोग्रिड का देखने को मिलता है। उसके बाद स्वामी जी हमने ब्लैडर का साइज देखा, सेमिनल वेसिकल्स का साइज देखा और देखा कि सिंथेटिक वर्ड की दवाएं वहाँ काम नहीं करती, पर ये मेडिसिन स्वामी जी बड़ा अच्छे तरीके से काम करती है। जो ब्लैडर का भी साइज बढ़ गया तो स्वामी जी अब देखिए सिंथेटिक वर्ड की दवा हमको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा रही, पर आप जब देख रहे हैं प्रोस्टोग्रिड का ट्रीटमेंट बेनिफिट तो स्वामी जी यहाँ आपको अच्छा दिखाई देता है। अब उसके बाद आप इनका हिस्टोपैथोलॉजी करें, मतलब कि प्रोस्टेट को बाहर निकाल के उसके स्लाइस बना के उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो स्वामी देखिए कैसा दिखाई देता है। ये नेचुरल कंडीशन है, ये आपको जो पूरे बैग्स भरे दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन है जो आप प्रोस्टेट की हिस्टो आर्किटेक्चर देख रहे हैं, जैसा कि नेचर ने उसको बनाया हुआ है। स्वामी जी जब बीमारी इंड्यूस होती है तो आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती है, कुछ ऐसी नाई बन जाते हैं जो बेसिकली अंदर से इन्वेजिलेट हो जाते हैं। तो देखें स्वामी जी ये जो नॉर्मल कंडीशन है ये खराब होनी शुरू हो गई और ये बीमारी का कारण बनती है। और स्वामी जी यहाँ अलग अलग टाइप के इन्फ्लेमेटरी सेल्स आने शुरू हो गए जो बताते हैं कि इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, और जो नेचुरल सिचुएशन है वो स्वामी जी खराब हो रही है, एपिथेलियल सेल्स भी खराब हो रहे हैं। स्वामी जी अब देखिए प्रोस्टोग्रिड की जानबूझ कर दी गई कम मात्रा, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता, थोड़ी मात्रा और बढ़ाते हैं तो स्वामी जी थोड़ा चेंज होने लगता है। और जैसे हम ह्यूमन डोज के आसपास पहुँचते हैं तो आप देखें स्वामी जी कितना अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है कि जो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस है स्वामी जी वो बिल्कुल नॉर्मल होकर रीजनरेट होकर वैसे ही हो गए जैसे कि नेचुरली नेचर ने इनको बनाए हुए थे। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी, इसके लिए स्वामी जी हमें जोर से ताली बजा लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि की एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। स्वामी जी सच पूछिए कई लोगों ने इसको ऐसा नहीं सोचा था। हमारे टीम में भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि सर ऐसी वाली एफिकेसी ला पाना नियर इम्पॉसिबल होगा, पर जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा डिफिकल्ट दिखे हमें उसको सबसे पहले करना चाहिए। स्वामी जी हमने सबसे पहले करके देखा और पाया कि हाँ ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही सॉलिड थे। और स्वामी जी इसको आप क्वान्टिफाई करके देखें कि जो भी एसिनर हाइपरट्रॉफी के स्कोर्स हैं आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये ठीक होते दिख रहे हैं और सिंथेटिक वर्ड की दवा के मुकाबले स्वामी जी बेटर दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वाली बात है कि आपके पास एक वैसा ही ट्रीटमेंट बेनिफिट मिल रहा है और स्वामी जी इसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। इसके ऊपर हमने टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, काफ़ी लोग स्वामी जी इनका सेवन करते आ रहे हैं। चूँकि ये
नेचर ड्राइव ड्रग्स हैं, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे शरीर में बेटर रहती है। तो स्वामी जी अगर आप देखें, आप इनके बाद देखें कि इसके पीछे का कारण क्या है। हमने अभी पहले देखा था जो 5 पाथवे देखे थे जहाँ सिंथेटिक ड्रग्स काम करती हैं, उन पाथवे को समझे हमने यहाँ भी देखा और देखा कि ये जो जीन एक्सप्रेशन है अल्फा 1A एडिनो रिसेप्टर का, जो पहली वाली ड्रग काम करती थी, समझे हमने उसी पाथवे को यहाँ देखा और पाया वो जीन एक्सप्रेशन, जीन का लेवल बढ़ जाता है बीमारी के दौरान, जो नोन है स्वामी जी। हमने पाया कि हमारे एनिमल मॉडल में भी वो बढ़ा हुआ पाया गया। पर स्वामी जी हमने इसको ट्रीट किया सिंथेटिक वर्ड की इसी दवा से जिसके लिए दवा बनी है, तो देखें स्वामी जी वहाँ भी आपको चेंज दिखे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर जो अच्छी चीज़ थी स्वामी जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि प्रोस्टोग्रेट जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करेगा और स्वामी जी इतना बढ़िया करेगा कि शायद जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है स्वामी जी उसके कंपैरेबल कर रहा है। कि जो पाथवे की बात हम करते हैं, जो बायोलॉजिकल पाथ हम फॉलो कर रहे हैं एक बीमारी को मॉड्यूलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो जो रास्ता जो सिंथेटिक वर्ड की एलोपैथिक ड्रग्स यूज़ करती हैं स्वामी जी, वही रास्ता ये नेचुरल मेडिसिन भी यूज़ करती हैं। उसी रास्ते से चल के सिम्टम को और सिस्टम को ठीक करती हैं और स्वामी जी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के करती हैं। पूछ स्वामी जी एक बार और भी कहते हैं कि हमारी सब दवा एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। तो स्वामी जी हमने इन एनिमल मॉडल के अंदर इन्फ्लेमेशन की एक मास्टर रेगुलेटर इंटरल्यूकिन 6 IL-6 का लेवल भी नापा और पाया कि IL-6 का लेवल बढ़ा हुआ था बीमारी के दौरान, जो एक्सपेक्टेड है। पर स्वामी जी प्रोस्टोग्रेट के ट्रीटमेंट से स्वामी जी अब देखिए वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया, जो बता रहा था कि इन्फ्लेमेशन भी अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। और स्वामी जी ये फाइंडिंग लेके अभी हम एक बड़े जर्नल के पास अंडर रिव्यू हैं और ये फाइंडिंग हम पहली बार पब्लिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नेचुरल मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक ड्रग्स प्रोस्टोग्रेट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो प्रोस्टेट की बड़ी दिक्कत है, BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, उसको स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है और इसके साथ साथ जो उसके कारक हैं स्वामी जी उन पे काम कर सकता है। और सिंथेटिक वर्ड की जो दवाएं स्वामी जी उनके कंपैरिजन में इक्विवेलेंट एफिकेसी बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ स्वामी जी अचीव की जा सकती है। तो यूरोलॉजिकल डिजीजेज में स्वामी जी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है। और अब तक जो जैसा हमने देखा कि जो सिंथेटिक ड्रग्स के काम करने के तरीके हैं वो स्वामी जी सब मीट या बीट किया जा सकते हैं अगर हम हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक ड्रग्स की तरफ जाते हैं। और हम अगर अपनी जेब को अच्छा रखें क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है, हेल्थ को अच्छा रखें क्योंकि स्वामी जी किया जा सकता है, और अपनी मेंटल पीस को भी रखें क्योंकि इनकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। तो स्वामी जी हम अच्छे तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा परिवार हेल्दी और हैप्पी रह सकता है, हमारी सोसाइटी अच्छी रह सकती है, पूरा देश स्वामी जी हम उसी तरफ लेके जा सकते हैं। तो स्वामी जी हम सुना, स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना।